हैंग हो रहा है थोड़ा। तो सेकेंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सेकेंड पार्ट अब स्टार्ट हो गया, सेकेंड चैप्टर 12 क्लास का, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो सेकेंड चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये फर्स्ट सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। 2.1 2.1 के साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग। 2.1 क्वेश्चन में क्या करना है कि एन अ कैपेसिटर ऑफ 4 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। ठीक है, 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर एक है, यहाँ पे देख सकते हैं कैपेसिटर ये कनेक्ट किया हुआ है सर्किट में। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी 0.5 ओम। इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, यहाँ पे बनाया नहीं है, ये बैटरी के अंदर रेजिस्टेंस है 0.5 ओम। द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स विल बी। इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज स्टोर होगा ये बताना है, चार्ज कितना स्टोर होगा। अच्छा, ये कब का है, ये स्टेडी स्टेट का है ये बात, अगर कुछ भी क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है यानी ये स्टेडी स्टेट की बात कर रहा है। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कि काफी इसको टाइम मिल गया है, जितना चार्ज हो सकता है पूरा चार्ज होने का इसको टाइम मिल गया है फुल, तो ये फुल चार्ज हो गया है जितना हो सकता है, राइट। तो अब ये कैपेसिटर कितना चार्ज हुआ होगा, इस पे चार्ज कितना होगा यही बताना है मुझे इस क्वेश्चन में। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये बैटरी इधर से करंट सप्लाई करेगा, तो करंट सप्लाई करेगा, उसके बाद जब ये कैपेसिटर शुरू में तो पूरा करंट फ्लो करता है कैपेसिटर में, राइट, इस सर्किट में, और इधर भी करंट जाएगा स्टार्टिंग में, और इधर से करंट इधर आएगा, और जितना करंट इसने सेंड किया है, मान लीजिए आई करंट था तो I1 ऊपर सेंड किया, नीचे I2 किया, तो इधर से घूमकर वापस I2 और I1 ऐड होकर और वापस इधर इसको I1 प्लस I2 दैट मीन्स I मिल जाएंगे, राइट, ऐसा होगा। लेकिन कुछ समय के बाद ये क्या होगा, कैपेसिटर ये फुल चार्ज हो जाएगा, यानी इस पे बहुत सारा प्लस चार्ज आ जाएगा, इधर माइनस चार्ज आ जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो अब ये प्लस चार्ज को, करंट मतलब पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, तो अब ये और करंट इधर नहीं आने देगा, यानी कि करंट को ब्लॉक कर देगा ये, तो इधर करंट जाएगा ही नहीं अब। यानी जब स्टेडी स्टेट आएगा, यानी ये फुल चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, तो उसके बाद इधर करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा, यानी इधर ब्रोकन वायर के जैसा बिहेव करेगा ये। तो जो भी करंट ये सप्लाई करेगा ना, वो सिर्फ नीचे वाले सर्किट में ऐसे जाकर और इधर आ जाएगा, ये ऊपर का सर्किट का कोई यूज नहीं रह जाएगा। ये ऊपर का सर्किट जो मैं यहाँ पे बनाया हूँ रेड से, ये सर्किट कुछ काम नहीं करेगा, ऊपर करंट नहीं जाएगा, खाली नीचे करंट जाएगा। अच्छा, तो नीचे करंट जाएगा तो कितना एम्पियर करंट जाएगा ये देखते हैं। ऊपर क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि कैपेसिटर ब्लॉक कर दिया है, कैपेसिटर पे इधर प्लस चार्ज आ गया है और ये और चार्ज नहीं आने देना चाहता है, फुल्ली चार्ज हो गया है वो। तो नीचे से करंट जा रहा है, तो टोटल करंट कितना फ्लो कराएगा ये, करंट इक्वल टू होता है ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस। ईएमएफ उसका कितना दिया है, कितने वोल्ट का है, ये 2.5 वोल्ट का है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस और इसका खुद इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 है, तो कुल मिला के हो गया 2 प्लस 0.5 यानी 2.5। तो इसको कैंसिल किए तो 1 एम्पियर आया, यानी ये 1 एम्पियर करंट सप्लाई कर रहा है ये बैटरी नीचे वाले सर्किट में। कितना करंट सप्लाई कर रहा है नीचे की तरफ, 1 एम्पियर करंट, और ऊपर 0 एम्पियर कर रहा है, ऊपर कुछ भी नहीं सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये 1 एम्पियर करंट इसमें फ्लो कराया, ठीक, तो ये 2 ओम कितना ड्रॉप करेगा, देखिए 1 एम्पियर करंट फ्लो कराया तो ये 2 ओम कितना ड्रॉप करेगा उसमें, देखते हैं। तो V इक्वल टू होता है I इंटू आर, V इक्वल टू होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो करंट है 1 और इसका रेजिस्टेंस है 2, तो 2 इंटू 1 2 हो गया, यानी ये 2 वोल्ट ये ड्रॉप कर लेगा, यानी होगा ये कि इसका 2.5 वोल्ट जो था उसमें से 2 वोल्ट ये कंज्यूम कर लेगा, यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट, कितना आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, 2 वोल्ट आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से यहाँ का 2 वोल्ट है, तो यहाँ का जैसे ये पॉइंट ए और बी लिख दिए, तो ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट, तो सी और डी का भी 2 वोल्ट होगा, क्योंकि बी से डी कनेक्टेड है डायरेक्ट, और रास्ते में कोई भी वोल्टेज ड्रॉप करने वाला एलिमेंट नहीं है। वैसे ही ए और सी कनेक्टेड है, तो ए का जो वोल्टेज होगा पोटेंशियल जितना होगा ए का, सी का उतना ही होगा,
तो ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस जितना आ रहा है, ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस जितना आ रहा है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस सी डी के क्रॉस भी होगा। अच्छा, ये आगे भी यहाँ तक कनेक्टेड है, ये सब एक ही वायर है, तो यानी ई पॉइंट का भी पोटेंशियल वही होगा जो सी का होगा, और डी का जो पोटेंशियल है वही एफ का होगा, यानी ई और एफ के बीच भी पोटेंशियल डिफरेंस वही 2 वोल्ट होगा, 2 वोल्ट। अब इसमें करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है, ये 10 ओम में करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है, क्योंकि ये ऊपर करंट गया ही नहीं है, बैटरी कैपेसिटर ब्लॉक कर दिया है, स्विच ऑफ जैसा कंडीशन ला दिया है, तो यानी इसमें कुछ ड्रॉप होने वाला नहीं है। तो ई से एफ तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस एफ के बाद यहाँ जी ले लेते हैं, तो ई और जी के बीच वही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, क्योंकि एफ और जी भी तो एक वायर जैसा बिहेव करेंगे, क्योंकि इसमें करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है, तो ये क्या वोल्टेज ड्रॉप करेगा, तो जो एफ का पोटेंशियल है वही जी का है। तो कैपेसिटर के दोनों एंड में, कैपेसिटर के दोनों एंड में कितने का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। तो कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू CV होता है फॉर्मूला, वेयर Q इज चार्ज स्टोर ऑन कैपेसिटर, जो कि अननोन है, मुझे यही पूछा है। कैपेसिटेंस कितना है 4, और 4 माइक्रो फैराड है कैपेसिटेंस, और वोल्टेज कितना है, वोल्टेज मैंने पोटेंशियल डिफरेंस कितना है कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच, तो सर ये 2 वोल्ट आया है, 2 वोल्ट, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, और ये फैराड और वोल्ट ऐसा यूनिट है इसलिए कूलम आएगा और माइक्रो रह जाएगा, तो 8 माइक्रो कूलम चार्ज आएगा, 4 इंटू 2 क्या होता है 8, तो 8 माइक्रो कूलम चार्ज कैपेसिटर पे स्टोर रहेगा, तो ऑप्शन 4th ऑप्शन आ गया 8 माइक्रो कूलम। अब 2.2 देख रहे हैं हम लोग, 2.2 में क्या है देखिए क्वेश्चन में, a positively charged particle is released from rest in an uniform electric field, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रेस्ट से रिलीज किया हुआ है एक चार्ज पार्टिकल को, वो भी पॉजिटिव। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज रिमेन अ कांस्टेंट बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैच करना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को क्या करना है, पार्टिकल इज रिलीज, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए यहाँ बना दिए ऐसे, ऐसे यूनिफॉर्म मतलब एकदम इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए, सारे लाइंस के बीच गैप सेम होना चाहिए, कम ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अब इसमें एक चार्ज को आप ड्रॉप करेंगे, स्मॉल चार्ज को, अब वो भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, मतलब इधर प्लस चार्ज होगा, प्लस, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, प्लस से अवे होता है, माइनस के टुवर्ड्स होता है, यानी इधर माइनस चार्ज होगा, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा मैंने लिया है, कंसिडर किया है ऐसा। और इसमें एक प्लस क्यू चार्ज को जब छोड़ेंगे तो ये किधर भागेगा, इधर भागता है, यानी माइनस की तरफ जाता है, ये प्लस क्यू चार्ज प्लस से अवे जाएगा, माइनस के टुवर्ड्स जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होते जाता है, मतलब इधर अगर पोटेंशियल 40 वोल्ट है तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर जाएंगे ना तो कम होते जाएगा, 30 20 वोल्ट होगा, 10 वोल्ट होगा, ऐसे से कम होते जाता है, इधर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल ड्रॉप होने लगता है। तो इस प्लस चार्ज को छोड़ देंगे तो ये किधर जाएगा, लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा अपने आप ही। जैसे कि आप अगर मैं, मेरे पास ये मार्कर है, इस मार्कर को अगर मैं यहाँ से ड्रॉप कर दूं, अगर इसको मैं यहाँ से ड्रॉप कर दूंगा तो ये किधर से किधर को तरफ जाएगा, नेचुरली किधर से किधर जाएगा, हायर टू लोअर जाता है। तो वैसे ही चार्ज को ड्रॉप कर देने पे वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, यानी 40 से 10 की तरफ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि रिमेन कांस्टेंट, पोटेंशियल के बारे में बोल रहा है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज, तो चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जब चार्ज यहाँ था तो इसका पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू 40 था, 40 के पास था, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल, तो क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं इसी पॉइंट पे, तो Q इंटू V, तो यहाँ ये हायर पोटेंशियल एनर्जी इसका था, जब ये चार्ज 40 के पास था तो हायर एनर्जी था इसके पास। तो रिमेन कांस्टेंट बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, ये गलत हो गया, इंक्रीजेज बिकॉज चार्ज मूव्स अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जा रहा है तो क्या उसका एनर्जी इंक्रीज हो रहा है क्या, नहीं, एनर्जी तो डिक्रीज होता जा रहा है ना पहले से। तो सेकेंड भी रॉन्ग हो गया ऑप्शन, फर्स्ट भी रॉन्ग हो गया, थर्ड ऑप्शन देखते हैं,
decreases because the charge moves along the electric field। ये सही है। देखिए इसका एनर्जी डिक्रीज कर रहा है क्योंकि पहले ये चार्ज 40 के पास और ये लो की तरफ जाता है, हाई टू लो फ्लो होता है कोई चीज, तो ये जिधर मूव करेगा चार्ज उधर लो एनर्जी मिलेगा इसको, क्योंकि यहाँ लोअर पोटेंशियल है। तो ये सही ऑप्शन है थर्ड, कि इसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करने लगेगा जब वो नेचुरली मूव करेगा, तो क्योंकि ये लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। डी ऑप्शन डिक्रीजेज बिकॉज द चार्ज मूव अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज तो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव ही नहीं कर रहा है, ये ऐसे ही रॉन्ग हो गया। चार्ज तो अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा, प्लस चार्ज को अगर छोड़ देंगे तो ये प्लस से अवे जाएगा ना, इधर जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, तो ये अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग, because in fourth option it's saying that decreases because charge moves opposite to electric field, but actually charge is moving along the electric field. That's why fourth option is wrong. So correct option for this question is third one, C option is correct, right? That means when it is free to move, then this charge will move towards lower potential, hence its potential energy decreases. Third question आइए करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या ये कर रहा है, थर्ड वाले पार्ट में कि ये 4 डिफरेंट 1 2 3 अलग अलग सिचुएशन दिए हुए हैं यहाँ पे इसमें। अब इसमें आपको बताना है कि इक्विपोटेंशियल लाइन डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस, अ चार्ज ऑब्जेक्ट इज मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ए टू बी एक चार्ज को मूव करना है आपको, और सब इक्विपोटेंशियल लाइन दिया हुआ है। इक्विपोटेंशियल मतलब ऐसा लाइन जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो, वैसे लाइन को इक्विपोटेंशियल लाइन कहते हैं हम लोग। तो ये इक्विपोटेंशियल ए से बी, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना है, यहाँ 20, ये पूरा लाइन ही 20 वोल्ट पे है, यानी ए पॉइंट का पोटेंशियल यहाँ 20 लिया जाएगा। अब बी पॉइंट का पोटेंशियल ये 40, देखिए 40 के पास है, तो बी, ये पूरा लाइन 40 वोल्ट पे है, तो बी पॉइंट का भी पोटेंशियल 40 वोल्ट ही होगा, है कि नहीं, 40 वोल्ट होगा। तो किसी चार्ज को मूव करना होगा मुझे, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज यहाँ लिख देंगे और पोटेंशियल डिफरेंस 40 माइनस 20 लिखेंगे, 40 माइनस 20, दैट मीन्स ये 20 आ जाएगा, यानी Q इंटू 20। पहले केस में हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, Q इंटू 20। सेकेंड केस में आइए देखते हैं कितना वर्क करना पड़ा। इसमें भी ए से बी ले जाना है, तो ए कितने वोल्ट पे है, तो ए वाले लाइन को देखेंगे नीचे नीचे नीचे, अच्छा ये 20 वोल्ट पे है। यहाँ तो 30 लिखा हुआ है, 30 इस लाइन के लिए लिखा हुआ है, समझ रहे हैं ना, ये दूसरे वाले लाइन के लिए 30 है, फर्स्ट लाइन के लिए 30 यूज नहीं हुआ, ये 30 इस लाइन के लिए है, रेड लाइन जो ड्रॉ की उसके लिए। फिर से ये 40 अगले लाइन के लिए देखिए है, अगले लाइन के लिए ब्लैक यूज कर देते हैं, ये वाले लाइन का 40 है। तो बी पॉइंट, मुझे बी पॉइंट से मतलब है ना, तो बी पॉइंट यहाँ भी कितने वोल्ट पे है, 40 वोल्ट पे है, और ए पॉइंट कितने वोल्ट पे था, 20 वोल्ट पे था ए पॉइंट, क्योंकि ये 20 के सामने है ये। तो यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस 40 माइनस 20 आया, तो वर्क डन जब फाइंड करेंगे तो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मीन्स 40 माइनस 20, तो यहाँ वर्क डन पिछले के इक्वल आ गया। देखिए फर्स्ट फिगर के इक्वल आ गया ना, सेकंड फिगर में, थर्ड फिगर में चेक करते हैं। थर्ड फिगर में वर्क डन अगर फाइंड करेंगे हम वर्क डन, तो सबसे पहले ए पॉइंट कितने वोल्ट पे है चेक करते हैं। देखिए 20 वोल्ट दिखा है यहाँ मुझे, ठीक है, ये 20 वोल्ट पे है। बी पॉइंट को आइए चेक करते हैं कितने वोल्ट पे है, तो बी पॉइंट यहाँ दिख रहा है 40 वोल्ट से कनेक्टेड है, तो ये भी 40 वोल्ट पे है। तो अगर क्यू चार्ज को लाने में वर्क डन फाइंड करना हुआ, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो यहाँ भी तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम आया, एक पॉइंट का पोटेंशियल 40 और एक का 20 आया, तो 40 माइनस 20, तो क्या तीनों केसेज में सेम वर्क करना पड़ा मुझे। देखिए इसमें भी Q इंटू 40 माइनस 20, इसमें भी Q इंटू 40 माइनस 20, और इसमें भी Q इंटू 40 माइनस 20। तो इन ऑल थ्री केसेज we have to do same amount of work to move this charge from point A to B. So according to this, which option is correct? First option is saying the work done in figure 1 is greatest. This is wrong because in all cases we are getting same work. Second option is the work done in figure 2 is least. This is also wrong because in all cases same work is done. The work
done is same in figure 1, 2 and 3. This is correct option. तीनों ही ऑप्शन में वर्क डन सेम है, सेम, ये करेक्ट ऑप्शन आ गया। फिर फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है कि द वर्क डन इन फिगर 3 इज ग्रेटर देन फिगर 2, ये तो रॉन्ग हो गया क्योंकि तीनों ही केसेस में सेम वर्क डन आ रहा है। चार्ज को मूव करने में तीनों ही केसेस में क्या करना पड़ रहा है, सेम वर्क करना पड़ रहा है, क्योंकि वर्क होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, और तीनों केसेस में सेम चार्ज को मुझे मूव कराना है और पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम आ गया, इसलिए सेम वर्क डन करना पड़ा। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट वन। ओके, फोर्थ क्वेश्चन ये करते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन में है द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज 100 वोल्ट। ठीक है, एक स्फीयर है, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, उस पे 100 वोल्ट पोटेंशियल है। ठीक है, स्फीयर ले लेते हैं, एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, तो ये मान लेते हैं एक स्फीयर है यहाँ पे। अब इसके सरफेस पे 100 वोल्ट पोटेंशियल बोल रहा है लेने के लिए, सरफेस पे पोटेंशियल ले लीजिए 100 वोल्ट, राइट। तो ठीक है, इसका 100 वोल्ट पोटेंशियल हो गया, 100 वोल्ट सरफेस पे। तो कंडक्टिंग है इसलिए सब चार्ज सरफेस पे ही होगा, अंदर तो होगा नहीं। इसका अगर इस पे चार्ज भी होना होगा तो सरफेस पे चार्ज होगा, कंडक्टिंग है इसलिए। तो स्टेटमेंट देखिए, फर्स्ट S1 स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 1, एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज 0। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के इनसाइड में क्या होता है, 0 होता है। कंडक्टर के बाहर खाली इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर क्या होता है, 0। तो ये तो सही स्टेटमेंट लिख रहा है। सेकेंड, एट एनी पॉइंट इनसाइड स्फीयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 100 वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 100 वोल्ट है। स्टेटमेंट 2 सही है कि रॉन्ग? तो देखिए, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जब है ही नहीं तो मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को लाने में कुछ वर्क ही नहीं करना पड़ेगा। अगर हम इस क्यू चार्ज को, अगर एक क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ लाएं तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो मुझे अपोज कौन करेगा, कोई अपोज नहीं करेगा। अपोज नहीं करेगा तो मुझे इसको मूव कराने में कुछ वर्क नहीं करना पड़ेगा। वर्क ही नहीं किए तो पोटेंशियल गेन नहीं करेगा ये, यानी जो पोटेंशियल यहाँ का है वही यहाँ का है, यानी अंदर किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो वो सेम पोटेंशियल आएगा, और वो पोटेंशियल क्या होगा, सरफेस वैल्यू के इक्वल होगा। क्योंकि इंफिनिटी से सरफेस तक जब लाएंगे तब तो आपको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर में फील्ड है तो वो फील्ड आपको आने नहीं देगा चार्ज को। लेकिन जैसे ही सरफेस तक आ गए उसके बाद और अंदर जाने में आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि अंदर फील्ड ही नहीं है तो अपोज कौन करेगा, उस पर फोर्स ही नहीं लगेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज पे फील्ड नहीं है इसलिए। तो अंदर में एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ रहा है, जो सरफेस तक मुझे लाने में वर्क करना पड़ा इंफिनिटी से किसी चार्ज को, अंदर में एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ा, यानी सरफेस वैल्यू जो है उतना ही किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल होगा इनसाइड दैट कंडक्टर। तो स्टेटमेंट 2 इज आल्सो करेक्ट। So statement 1 is electric field inside conductor 0, and statement 2 is electric potential inside this sphere is constant everywhere and which is equal to its surface value. Statement 2 is also correct. तो ऑप्शन आइए आप देखते हैं कौन सा सही है। Which of the following correct statement? Statement 1 है S1 is true but S2 is false, ये तो wrong हो गया, दोनों true है। Both S1 S2 false, ये भी wrong option हो गया क्योंकि दोनों ही true हैं। S1 true, S2 also true and S1 is cause of S2। assertion reason टाइप क्वेश्चन हो गया ये, कि S1 भी true हो गया, S2 भी true हो गया। और S2 क्यों true हुआ, तो because S1 यानी अंदर फील्ड ही नहीं था, इसीलिए तो मुझे एक्स्ट्रा नहीं वर्क करना पड़ा किसी चार्ज को मूव करने में, यानी इसीलिए उसका पोटेंशियल सेम आया। यानी कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, जो रीजन है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है assertion। तो ये सी ऑप्शन सही है। S1 ट्रू, S2 ऑल्सो ट्रू बट स्टेटमेंट इज इंडिपेंडेंट, ये गलत है, इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट नहीं है, ये रिलेटेड है। S2 कब आएगा, ट्रू होगा जब S1 ट्रू होगा, तभी S2 ट्रू होगा, तो ये रिलेटेड स्टेटमेंट है। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन फॉर 2.4, राइट, दिस आर आंसर। ओके।